प्रिय बच्चों, जय हिंद। अब हम पाठ्य पुस्तक स्वाति कक्षा 12वीं विषय हिंदी विशिष्ट गद्य खंड पाठ 3 नए मेहमान के शेष भाग 2 एवं इसी के साथ अशुद्ध वाक्य संशोधन का भी हम अध्ययन करेंगे। रेवती कहती है, पानी तो 3 मंजिल पर चढ़ाना पड़ता है, इसलिए भाग जाता है। गर्मी क्या कम है? किसी को क्या जरूरत पड़ी जो गर्मी में भुने? यह तो हमारा ही भाग है कि चने की तरह भाड़ में भुनते हैं। विश्वनाथ, क्या किया जाए? तो रेवती कहती है, फिर क्या खाना बनाना होगा? पर यह हैं कौन? विश्वनाथ कहते हैं, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। कोई भी हो, जब आए हैं तो खाना जरूरी खाएंगे। थोड़ा सा बना लो। तुनक कर रेवती बोलती है, खाना तो खिलाना ही होगा। तुम भी खूब हो, भला इस तरह कैसे काम चलेगा? दर्द के मारे तो सिर फटा जा रहा है। फिर खाना बनाना इनके लिए, और इस समय आखिर ये आए कहाँ से हैं? विश्वनाथ कहते हैं बिजनौर से आए हैं। तब रेवती कहती है, आश्चर्य से, बिजनौर से? क्या बिजनौर में तुम्हारी जान पहचान है? अपनी बिरादरी का तो कोई आदमी वहां रहता नहीं। विश्वनाथ बोलते हैं, बहुत दिन हुए, एक बार काम से बिजनौर गया था, पर तब से अब तो 20 साल हो गए हैं। तब रेवती बोलती है, सोच लो, शायद वहां कोई साहित्यिक मित्र हो, उसी ने इन्हें भेजा हो। तो विश्वनाथ बोलते हैं, ध्यान तो नहीं आता, फिर भी कदाचित कोई मुझे जानता हो और उसी ने भेजा हो। किसी संपत राम का नाम बता रहे थे, मैं जानता भी नहीं। तब रेवती कहती है, बड़ी मुश्किल है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। पहले आत्मा फिर परमात्मा। जब शरीर ही ठीक नहीं रहता तो फिर और क्या करूं? विश्वनाथ बोले, क्या कहेंगे कि रात भर भूखा मारा, बाजार से कुछ मंगा दो ना। तब रेवती कहती है, बाजार से क्या मुफ्त आ जाएगा? 3-4 रुपये से कम में क्या उनका पेट भरेगा? पहले तुम पूछ लो, मैं बाद में खाना बनाऊंगी। बाबूलाल का प्रवेश होता है और रेवती का दूसरी ओर से जाना। तब बाबूलाल बोलते हैं, तबीयत अब शांत हुई, फिर भी पसीने से नहा गया हूं। ना जाने पंडित जी, आप यहाँ कैसे रहते हैं? पंखा करता है। विश्वनाथ बोले, 8-9 लाख आदमी इस शहर में रहते हैं, उनमें से 6-7 लाख आदमी इसी तरह के मकानों में रहते हैं। ऊपर छत पर शोर मचता है। प्रमोद बोलते हैं, आकर उन्होंने दूसरी छत पर हाथ धो लिए, पानी फैल गया, इसलिए वह पड़ोसी की स्त्री चिल्ला रही है। मैंने कहा सवेरे साफ कर देंगे, इन्हें मालूम नहीं था। विश्वनाथ बोले, तुमने क्यों नहीं बताया कि हाथ दूसरी जगह धो? प्रमोद बोले, मैं पानी पीने चला गया था, वहां ऊषा रोने लगी, उसे चुप कराया, पानी पिलाया और पंखा करता रहा। विश्वनाथ कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, उनसे कह दो कि सवेरे साफ करा देंगे। बाबूलाल, लाया चाचा। पड़ोसी का तेजी से प्रवेश। पड़ोसी, देखिए साहब, मेहमान आपके होंगे, मेरे नहीं। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी छत पर इस तरह गंदा पानी फैलाया जाए। सारी छत गंदी कर दी। विश्वनाथ बोले, वाकई गलती हो गई, कल सवेरे साफ करा दूंगा। पड़ोसी बोले, आपसे रोज ही गलती हो जाती है। विश्वनाथ कहते हैं, अनजान आदमी से गलती हो ही जाती है, उसे क्षमा कर देना चाहिए, कल से ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी बोले, होगा क्यों नहीं, रोज होगा, रोज होता है। अभी उसी दिन आपके एक और मेहमान ने पानी फैला दिया था, फिर वह खाट बिछाकर लेट गया था। विश्वनाथ कहते हैं, मैंने समझा तो दिया था, फिर तो वह आदमी खाट पर नहीं लेटा था। पड़ोसी बोले, तो आपके यहाँ इतने मेहमान आते ही क्यों हैं? यदि मेहमान बुलाने हों तो बड़ा सा मकान लो। विश्वनाथ बोले, यह भी आपने खूब कहा कि इतने मेहमान क्यों आते हैं। अरे भाई, मेहमानों को क्या मैं बुलाता हूं? खैर, आप क्षमा करें, अब आगे ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी बोले, कहां तक कोई क्षमा करे? क्षमा क्षमा, बस एक ही बात याद कर ली है, क्षमा। चला जाता है, दोनों अतिथि आते हैं। दोनों, क्या बात है? विश्वनाथ बोले, कुछ नहीं, आप धोतियां छज्जे पर सुखा दें। नन्हेमल,
ले बाबू डाल तो दे, सचमुच हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ। भैया जरा सा पानी और पिला दो। उफ बड़ी गर्मी है। हाँ साहब, खाने में क्या देरदार है? बात यह है कि नींद बड़े जोर से आ रही है। विश्वनाथ बोले, देखिए मैं आपसे एक दो बातें पूछना चाहता हूँ। दोनों बोलते हैं, हाँ हाँ पूछिए। मालूम होता है आपने हमें पहचाना नहीं है। तो विश्वनाथ बोले, जी हाँ, बात यह है कि मैं बिजनौर गया तो अवश्य हूँ, पर बहुत दिन हो गए हैं। तो नन्हेमल कहते हैं, तो क्या हर्ज है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। हम तो आपको जानते हैं, कई बार आपको देखा भी है। बाबूलाल बोला, लाला भानामल की लड़की की शादी में आप नजीबाबाद गए थे। तो नन्हेमल कहते हैं, अरे दूर क्यों जाते हो, अभी पिछले साल आप मुरादाबाद गए थे। तो विश्वनाथ कहते हैं, हाँ पिछले साल मैं लखनऊ जाते हुए 2 दिन के लिए जगदीश प्रसाद के पास मुरादाबाद ठहरा था। तो नन्हेमल कहते हैं, हाँ सेठ जगदीश प्रसाद के यहाँ हमने आपको देखा था। तो बाबूलाल बोले, उनकी आटे की मिल है, क्या कहने हैं, उनके बड़े आदमी हैं, हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। तो विश्वनाथ बोले, पर उनका तो प्रेस है। तो नन्हेमल ने कहा, प्रेस भी होगा, उनकी एक बड़ी मिल भी है। अब एक और गन्ने की मिल बिजनौर में खुल रही है। बाबूलाल बोले, अगले महीने खुल जाएगी। हाँ भैया पानी ले आओ। लो चाचा पहले तुम पी लो। विश्वनाथ बोलते हैं, तो आप कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हैं? दोनों सक पकाकर, चिट्ठी विट्ठी तो नहीं लाए हैं। तो नन्हेमल ने कहा, संपत राम ने कहा था कि स्टेशन से उतरकर सीधे रेलवे रोड चले जाना, वहाँ कृष्ण गली में वे रहते हैं। विश्वनाथ बोले, पर कृष्ण गली तो यहाँ 6 हैं, कौन सी गली में बताया था? नन्हेमल ने कहा, 6 हैं, बहुत बड़ा शहर है साहब, हमें तो यह मालूम नहीं है, शायद बताया हो, याद नहीं रहा। विश्वनाथ खींचकर, जिसके यहाँ आपको जाना है उसका नाम तो बताया होगा। बाबूलाल, क्या नाम था चाचा? नन्हेमल, नाम तो याद नहीं आता, जरा ठहरिए सोच लूँ। बाबूलाल कहते हैं, अरे चाचा कविराज या कवि बताया था, मैं उस समय नहीं था, सामान लेने घर गया था, तुम्ही ने रेल में बताया था। तो नन्हेमल कहते हैं, हाँ साहब कविराज बताया था, आप तो बेकार शक में पड़े हैं, हम कोई चोर थोड़े ही हैं। बाबूलाल ने कहा, चोर छिपे थोड़ी ही रहते हैं पंडित जी, क्या बताएं, हमारे घर चल कर देख लें तो पता चलेगा कि हम भी। तो विश्वनाथ बोलते हैं, लेकिन मैं कविराज तो नहीं हूं। तो दोनों चिल्ला कर बोलते हैं, तो कवि ही बताया होगा साहब। तो नन्हेमल ने कहा, हमें याद नहीं रहा, हम तो जो पता दिया था उसी के सहारे आ गए हैं। नीचे आवाज लगाई और आप मिल गए, ऊपर चढ़ आए। पहले हमने सोचा होटल या धर्मशाला में ठहर जाएं, फिर सोचा घर की ही तो हैं, चलो घर चलें। विश्वनाथ, जिनके यहाँ आपको जाना था वह काम क्या करते हैं? तब नन्हेमल ने कहा, काम? क्या काम बताया था बाबू? तो बाबूलाल प्रत्युत्तर में बोलते हैं, मेरे सामने तो कोई बात नहीं हुई, मैं तो सामान लेने चला गया था, आप तो पंडित जी शायद वैद्य हैं। नन्हेमल ने कहा, हाँ याद आया, बताया था वैद्य हैं। तब विश्वनाथ ने कहा, पर मैं तो वैद्य नहीं हूं। तब प्रमोद कहते हैं कि पिछली गली में एक कविराज वैद्य रहते हैं। तो विश्वनाथ बोले, हाँ 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 ठीक, कहीं आप कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ तो नहीं आए हैं? उठकर दोनों, अरे हाँ वही तो कविराज रामलाल। तब विश्वनाथ बोले कि शायद वह उधर के ही भी हों। नन्हेमल, ठीक है साहब ठीक, वही है, मैं भी सोच रहा था कि आप ना संपत राव को जानते हैं न जगदीश प्रसाद को। तो प्रमोद से कहते हैं कि कहाँ है उस कविराज का घर? विश्वनाथ बोले, जाओ इन्हें उनका मकान बता दो, मैं भीतर हो आऊं। विश्वनाथ भीतर से ही, दोनों बोलते हैं, चलो जल्दी चलो भैया। अच्छा साहब, राम राम। राम राम।
चले जाते हैं। कुछ देर के बाद विश्वनाथ का पत्नी सहित प्रवेश। तब रेवती कहती है, अब जान में जान आई, हाय सिर फटा जा रहा था। नीचे से आवाज आती है। तब रेवती कहती है कि फिर अरे प्रसन्न होकर, अरे भैया आओ, तुमने तो खबर भी नहीं दी। आगंतुक बोले रेवती को, दोनों मिलते हैं विश्वनाथ से, पिछले 4 घंटे से बराबर मकान खोज रहा हूं, क्या मेरा तार नहीं मिला? तो विश्वनाथ ने कहा, नहीं। कब तार दिया? आगंतुक बोले, कल ही झांसी से दिया था, सोचता था कि ठीक समय पर मिल जाएगा। ओह, बड़ी परेशानी हुई। तो रेवती बोली, लो कपड़े उतार डालो, पंखा करती हूं। अरे प्रमोद, जा जल्दी से बर्फ तो ला, मामा जी को ठंडा पानी पिला, और देख नुक्कड़ पर हलवाई की दुकान खुली हो तो। आगंतुक, भाई बहुत बड़ा शहर है, वह तो कहो, मैं भी ढूंढ कर ही रहा, नहीं तो न जाने कहाँ होटल या धर्मशाला में रहना पड़ता है। बड़ी गर्मी है, मैं जरा नहाना चाहता हूँ। विश्वनाथ बोले, हाँ 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 अवश्य, सामने चले जाइए। आगंतुक बोले, एक बार तो जी में आया कि सामने होटल में ठहर जाऊं, शायद रात को आप लोगों को कष्ट हो। तब रेवती बोलती, ऐसा क्यों सोचते हैं आप, कष्ट काहे का, यह तो हम लोगों का कर्तव्य था। अच्छा तुम तैयार हो, मैं खाना बनाती हूँ। आगंतुक कहने लगे, भाई देखो, इस समय खाना वाना रहने दो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा, वैसे मुझे भूख भी नहीं है। जाती हुई लौटकर रेवती कहती है, कैसी बात करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूँ। आगंतुक कहते हैं, इतनी गर्मी में रहने दो ना। तब विश्वनाथ बोलते हैं, तुम नहाते हो तो जाओ। आगंतुक जाता है और रेवती से, कहो अब। तो रेवती कहती है, अब क्या खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकते हैं। प्रिय बच्चों, हम सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक वहाँ पर अवतरण दी रहेगी, कुछ पंक्तियाँ होंगे, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके बाद उसके व्याख्या करना है, संदर्भ, प्रसंग और विशेष सहित। तो प्रश्न होगी, निम्नलिखित अवतरण का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, ऐसा हमारे सामने प्रश्न होगी। तो आइए अब हम इस अवतरण की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। वे तो हमें मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं। उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है? नगद 50 देते हैं, तब 4 खाटों की जगह मिली है। ना बाबा, यह नहीं हो सकेगा, मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी, सब हवा रुक जाएगी, उन्हें और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती है। प्रिय बच्चों, इस अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और व्याख्या करने के पूर्व सबसे पहले संकेत लिखना है। संकेत में जिस अवतरण की हम व्याख्या कर रहे हैं उसके प्रारंभ के 2 या 3 शब्दों को लिखना है, फिर डैश 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 करते हुए उसी अवतरण के अंतिम 2 या 3 शब्दों को लिखना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम किस अवतरण की व्याख्या कर रहे हैं। इसके पश्चात संदर्भ। संदर्भ में लेखक का नाम और पाठ का नाम स्पष्ट रूप से आता है, तो संदर्भ का उद्देश्य यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो उसको हम दूसरी विधि से भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति के नए मेहमान नामक एकांकी से ली गई है। इसके लेखक उदय शंकर भट्ट हैं। इसी प्रकार प्रसंग। प्रसंग को लिखने के पूर्व अवतरण को भली भांति 1 या 2 बार अध्ययन कर लेना है। इसके बाद सटीक रूप से प्रसंग को देना है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिख करके बताने का प्रयास किया है, हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको हम भली भांति समझा पाएं और हमारी विचार और भावनाओं को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए, हमने लिख करके दिखाने का प्रयास किया है। प्रसंग। बड़े नगरों में किराए के मकान में अनेक समस्याएं होती हैं, इसी का सजीव चित्रण है। ये हमारा प्रसंग है। अब हम व्याख्या करते हैं। वर्तमान परिदृश्य में बड़े नगरों में अनेक समस्याएं होती हैं।
जिसमें एक समस्या आवास की है। कमरे छोटे होते हैं, बराबर हवा नहीं मिलती है, इस तरह से अनेक समस्याएं होती हैं। तो प्रस्तुत एकांकी में एक मकान की समस्या को दर्शाया गया है। उसमें यह लिखा गया है कि मकान छोटा है, गर्मी के दिन हैं और पर्याप्त स्थान नहीं है। पड़ोस में छत खाली है, लेकिन पड़ोसी भी छत देने को तैयार नहीं है। तब रेवती अपने पति विश्वनाथ से कहती है कि एक ये हमारी पड़ोसिन हैं जो हमारे दुख और तकलीफ को देखकर और खुश होती है। वह कहती है कि यह छत तुम्हारे लिए नहीं है, हमने नगद 50 रुपये दिए हैं तब 4 खाटों की जगह मिली है, इसलिए हम यह छत तुम्हें नहीं दे सकते। और उस छत में खाट लगाने से हवा रुक जाती है और जब दूसरे वहाँ पर सोते हैं तो हमें नींद भी नहीं आती है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि इस प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के लिए कोई भी आगे नहीं आते हैं। इस तरह की अभी वर्तमान परिदृश्य में बड़े नगरों में आवास की समस्याएं होती हैं। इस तरह से हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद विशेष में ध्यानपूर्वक लिखना है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अब प्रश्न उठता है खड़ी बोली का प्रयोग क्यों हुआ? इसलिए कि उदय शंकर भट्ट आधुनिक काल के लेखक हैं और आधुनिक काल के लेखकों की सामान्यतः खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, इसलिए खड़ी बोली का प्रयोग है। यहाँ पर खाट एवं मुसीबत क्रमशः देशज तथा उर्दू शब्द हैं। इसी प्रकार बिंदु नंबर 3 वाक्य विन्यास तथा शब्द क्रम व्यवस्थित हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ बच्चे विशेष में ऐसा लिखते हैं कि वर्तमान में शहरी आवास समस्या को दर्शाया गया है, ये विशेष में लिखते हैं। ये विशेष नहीं है, ये व्याख्या का एक भाग है, इसलिए इस तरह की नहीं लिखना है। विशेष में व्याकरण सम्मत, समास, संधि, शब्द क्रम, वाक्य विन्यास आदि को लिखना है। ये इनकी विशेष काव्य विधान होता है, ये विशेष लिखने की विधि होती है। चलिए हम अब आगे की ओर चलते हैं। अब हम इसी के साथ वाक्यगत अशुद्धि संशोधन की भी चर्चा कर लेते हैं। सरल शब्द में से शुद्ध अशुद्ध बोलते हैं। तो शुद्ध अशुद्ध करने के एक निश्चित नियम होते हैं, उन नियमों की भी हम बीच बीच में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। अशुद्ध वाक्य है डाकुओं का दल जा रहा है। इसका शुद्ध वाक्य डाकुओं का गिरोह जा रहा है। गिरोह शब्द नकारात्मकता को दर्शाती है, चूंकि डाकू से संबंधित है इसलिए यहाँ गिरोह शब्द आएगा, दल नहीं आएगा। इसी प्रकार अंगूरों का पुंज दुकान पर टंगा है, जिसका शुद्ध होगा अंगूरों का गुच्छा दुकान पर टंगा है। प्रॉपर संज्ञा, प्रॉपर विशेषण को प्रयोग करना है, तभी वह वाक्य शुद्ध होगा। हमने कुछ नियम बताने के यहाँ प्रयास कर रहे हैं और लिख करके भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप और अच्छे से उसको समझ पाएं। इसी प्रकार लताओं के लिए कुंज, कवियों, लेखकों, गायकों, विद्वानों आदि के लिए मंडली शब्द का प्रयोग होता है। सैनिक, सत्याग्रहियों आदि के लिए दल, भेड़ बकरियों के लिए झुंड और अनाज के लिए ढेर या राशि का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध वाक्य पुनः देखते हैं हम। वह भाग्यवान स्त्री है। तो यहाँ पर स्त्रीवाची और पुरुषवाची में कैसे परिवर्तन होते हैं, इसका भी हम यहाँ पर थोड़े से अध्ययन कर लेते हैं। शुद्ध वाक्य होगा भाग्यवती स्त्री है। तो भाग्यवान पुरुष के लिए उपयोग होगा और भाग्यवती स्त्री के लिए। इसी तरह स्त्रीवाची प्रयोग में विद्वान का विदुषी, गुणवान का गुणवती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, बलवान का बलवती आदि परिवर्तन हो जाते हैं। इन्हें सावधानीपूर्वक अध्ययन करना है और बार बार अभ्यास करते रहने से और हमारी शाब्दिक भंडार में वृद्धि होती है। तीसरे प्रकार के अशुद्ध वाक्य पढ़ते हैं। टीना, रीना और लीना में अधिक अच्छी किसे कहेंगे?
अब यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है कि यहाँ पर 3 है, टीना, रीना और लीना। जहाँ हम 3 या इससे अधिक की जब हम तुलना करते हैं तो सबसे अधिक शब्द का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में गुड, बेटर, बेस्ट। गुड से आशा है अच्छा है, बेटर उससे अच्छा है, बेस्ट सबसे अच्छा है। उसी प्रकार हम जब लिखेंगे तो टीना, रीना और लीना में सबसे अच्छी किसे कहेंगे, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। जहाँ 3 के बीच तुलना की जाए वहाँ अधिक अच्छी के स्थान पर सबसे अच्छी का प्रयोग होता है। आगे अशुद्ध वाक्य की ओर चलते हैं। अशुद्ध वाक्य, वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। इस वाक्य को पढ़ने में, सुनने में, देखने में ऐसा लगता है कि यह शुद्ध है, लेकिन शुद्ध नहीं है। वह इसलिए कि जब क्रमबद्ध तरीके से उस शब्दों को जमाते हैं, संज्ञा, विशेषण, कर्म आदि व्यवस्थित होते हैं, तब वह वाक्य शुद्ध होता है। तो यहाँ शुद्ध वाक्य होगी, वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं, ये शुद्ध वाक्य होगा। पुनः हम अशुद्ध वाक्य की चर्चा कर लेते हैं। यह चित्र बड़ा सुंदर है। तो इसका शुद्ध वाक्य हम पढ़ेंगे कि यह चित्र बहुत सुंदर है। पुनः चलते हम अशुद्ध वाक्य की ओर। डूबते हुए जहाज से कप्तान नीचे कूद पड़ा। यहाँ पर कैसे शुद्ध होगी ये वाक्य, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे कि मोहन आम खाता है, ये सिंपल सा वाक्य है। इस सरल वाक्य में पहले कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है। यहाँ मोहन कर्ता है, आम कर्म है और खाना क्रिया है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया के क्रम में वाक्य होता है। तो यहाँ पर हम कर्ता को पहले रखते हैं तो यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। कप्तान डूबते हुए जहाज से नीचे कूद पड़ा, ये यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। तो हमें कर्ता, कर्म और क्रिया के क्रम को भी ध्यान में रख करके कुछ वाक्यों को शुद्ध करना होता है। पुनः समझने का प्रयास करते हैं। अशुद्ध वाक्य, कंचन 26 जनवरी को भाषण बोलेगी, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध कैसे हुआ कि कंचन 26 जनवरी को भाषण देगी। अब इसी प्रकार हम अन्य क्रियाओं को भी समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर गीत गाया जाता है, संगीत बजाया जाता है, राग आलापा जाता है, संकल्प किया जाता है। प्रिय बच्चों, यहाँ पर हमसे गलती होती है कि संकल्प लिया ऐसा कहा जाता है, संकल्प नहीं लिया जाता है, संकल्प किया जाता है। व्रत रखा जाता है, पानी बरसता है, भांग छानी जाती है, फांसी पर लटकाया जाता है। हम सामान्य बोलचाल में बोलते हैं कि फांसी दे दिया गया है, लेकिन ये वाक्य अशुद्ध है। सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, फांसी पर लटकाया जाता है। अभियोग लगाया जाता है, युद्ध किया जाता है, लड़ाई लड़ी जाती है, नगीना जड़ा जाता है, घास चरी जाती है, खाना पकाया जाता है। अब यहाँ साधारण सी बात है कि हम सामान्य बोलचाल में कहते हैं कि खाना आपने बना लिया, तो हम उसको समझ जाते हैं। लेकिन जब हमें शुद्ध रूप से लिखने की जहाँ पर बात आती है, वहाँ पर उसकी शुद्धता को ध्यान रखना अति आवश्यक है। खाना पकाया जाता है, मेढक टर टर करता है, कुत्ता भौंकता है, शेर दहाड़ता है, चिड़िया चहचहाती है, घोड़ा हिनहिनाता है आदि प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह से कर्ता, कर्म, विशेषण आदि के आधार पर भिन्न भिन्न संदर्भों में क्रिया का उचित प्रयोग होता है। इस प्रकार से यदि हम बार बार अभ्यास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और उसे लिखकर देखेंगे, तो हम उचित तरीक़े से उस वाक्य को हम शुद्ध कर सकते हैं। इसी के साथ प्रिय बच्चों, समय सीमा का बंधन होता है, इसलिए अंत में मैं रूप सिंह कुशराम, व्याख्याता हिंदी, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर भोपाल से एक बार पुनः आप सभी को
जय हिंद करता हूँ। सभी को खुश रहें, तनाव मुक्त रहें और पढ़ाई को लेकर के कभी भी तनावग्रस्त ना हों, क्योंकि कबीरदास की एक पंक्ति मुझे याद आ गई कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पापों से लक्ष्मी घटे, कहा है दास कबीर। प्रिय बच्चों, इसका एक बार भाव मैं अवश्य यहाँ बता देता हूँ कि अगर हम तनावग्रस्त हैं, चिंता से ग्रस्त हैं, तो हमारी चतुराई सूझबूझ खत्म हो जाती है। उसी प्रकार से हमें, अगर हमारे शरीर में दुख है, कष्ट है, तो हमारी शरीर अपने आप कम होती जाती है। और यदि हम अनेक प्रकार के पापों से जुड़े हैं तो लक्ष्मी कम होने लगती है। इसलिए प्रिय बच्चों, आप सदैव खुश रहें, आनंद के वातावरण में पढ़ाई लिखाई करें और इस तरह से परीक्षा परिणाम प्राप्त करें। आपका परिणाम बहुत अच्छा प्राप्त होगा। इसी के साथ एक बार पुनः जय हिंद।